जिंदगी में संघर्ष जरूर हैं, लेकिन जो जीते हैं जिंदगी को वो असली जिंदा दिली जानते हैं। जी हाँ, जिंदगी बिल्कुल नारियल पानी जैसी है, बाहर से कठोर लेकिन भीतर से मीठी और जीवनदायिनी। खोल तोड़ते ही बहती है ऊर्जा और ताजगी। आज 2 सितंबर है, यानी कि विश्व कोकोनट दिवस। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। नई दिल्ली में आज सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 48 देशों से 2500 से अधिक प्रतिनिधियों की होगी भागीदारी। भारत में मजबूत और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर रहेगा फोकस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे बिहार राज्य जीविका निधि का शुभारंभ। 105 करोड़ होंगे ट्रांसफर। ग्रामीण महिला उद्यमियों को सस्ती पूंजी की होगी उपलब्धता। पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म से होगा सीधा और पारदर्शी हस्तांतरण। जापान चीन यात्रा से लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बोले, भारत की नीति 3 स्तंभों पर आधारित, सुरक्षा, संपर्क और अवसर। एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत का प्रखर संदेश। आतंकवाद पर दोहरे मापदंड की नहीं गुंजाइश। तियानजिन घोषणा पत्र में गूंजा भारत का विजन, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की द्विपक्षीय बैठक। यूक्रेन संघर्ष जल्द समाप्त करने का आह्वान। वैश्विक मुद्दों व आर्थिक ऊर्जा सहयोग पर हुई व्यापक चर्चा। और अफगानिस्तान में भूकंप से 800 से अधिक मौतें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया गहरा शोक। कहा, भारत हर संभव मानवीय सहायता और राहत देने को तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह लगभग 10 बजे नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को उत्प्रेरित करना है। 2 से 4 सितंबर 2025 तक चलने वाला यह 3 दिवसीय सम्मेलन भारत में एक मजबूत, सशक्त और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने पर केंद्रित होगा। प्रधानमंत्री 3 सितंबर को सुबह लगभग 9:30 बजे इस सम्मेलन में भाग लेंगे और कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री सीईओ गोलमेज सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम की प्रगति, सेमीकंडक्टर फैब और उन्नत पैकेजिंग परियोजनाओं, ट्रांसफर की तैयारी, स्मार्ट विनिर्माण, अनुसंधान एवं विकास तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता में नवाचार, निवेश के अवसर, राज्य स्तरीय नीति का कार्यान्वयन आदि विषयों पर सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम में डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के अंतर्गत पहलों, स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र के भविष्य के मार्ग निर्देश पर प्रकाश डाला जाएगा। इसमें 48 से अधिक देशों के लगभग 2500 से अधिक प्रतिनिधियों, 50 से अधिक वैश्विक हस्तियों के साथ 150 से अधिक वक्ताओं और 350 से अधिक प्रदर्शकों सहित 20,750 से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगे। इसमें 6 देशों की गोलमेज चर्चाएं, देशों के पवेलियन और कार्यबल विकास एवं स्टार्टअप के लिए समर्पित मंडप भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री संस्था के बैंक खाते में 105 करोड़ रुपए भी हस्तांतरित करेंगे। जीविका निधि की स्थापना का उद्देश्य जीविका से जुड़े सामुदायिक सदस्यों को सस्ती ब्याज दरों पर आसानी से धन उपलब्ध कराना है। जीविका के सभी पंजीकृत क्लस्टर स्तरीय फेडरेशन इस संस्था के सदस्य बनेंगे। इस संस्था के संचालन के लिए बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही धनराशि का योगदान करेंगी। जीविका निधि पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करेगा, जिससे सीधे
और पारदर्शी धन हस्तांतरण सुनिश्चित होंगे। इससे सुविधाजनक बनाने के लिए 12,000 सामुदायिक कार्यकर्ताओं को टैबलेट से लैस किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान में आए भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट के दौरान लिखा है, अफगानिस्तान में आए भूकंप से हुई जानमाल की हानि से मुझे गहरा दुख हुआ है। इस कठिन घड़ी में हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं और हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। भारत प्रभावित लोगों को हर संभव मानवीय सहायता और राहत प्रदान करने के लिए तत्पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक चीन के तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की 25वीं बैठक में भाग लिया। शिखर सम्मेलन में एससीओ विकास रणनीति, वैश्विक शासन में सुधार, आतंकवाद निरोध, शांति और सुरक्षा, आर्थिक और वित्तीय सहयोग और सतत विकास पर उपयोगी चर्चा हुई। शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ ढांचे के तहत सहयोग को मजबूत करने के भारत के विजन को सामने रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत सुरक्षा, संपर्क और अवसर, इन 3 स्तंभों के आधार पर अधिक से अधिक कार्रवाई चाहता है। एक्सेलेंसी, पिछले 24 वर्षों एससीओ का पूरे यूरेशिया क्षेत्र की एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत ने एक सक्रिय सदस्य के रूप में हमेशा कंस्ट्रक्टिव और सकारात्मक भूमिका निभाई है। एससीओ को लेकर भारत की सोच और नीति 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। एससीओ, एस सिक्योरिटी, सी कनेक्टिविटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शांति, सुरक्षा और स्थिरता प्रगति और समृद्धि की कुंजी है। उन्होंने सदस्य देशों से सभी प्रकार के आतंकवाद से लड़ने के लिए दृढ़ और निर्णायक कार्रवाई करने का आह्वान किया। पहले स्तंभ एस यानी सिक्योरिटी के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है। किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता। इसलिए आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर बल दिया। इसमें एससीओ रेड्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस वर्ष भारत ने जॉइंट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को लीड करते हुए अल कायदा और इससे जुड़े आतंकी संगठनों से लड़ने का इनिशिएटिव किया। हमने रेडिकलाइजेशन के विरुद्ध समन्वय बढ़ाने और मिलकर कदम उठाने का भी प्रस्ताव रखा। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ आवाज उठाई। इसमें मेरे समर्थन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। वहीं पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद मित्र देशों की मजबूत एकजुटता का आभार जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद से निपटने में कोई दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए।
एक्सेलेंसी, भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हुए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना होगा। ये मानवता के प्रति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास को बढ़ावा देने और विश्वास निर्माण में कनेक्टिविटी की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत चाबहार बंदरगाह और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं का पुरजोर समर्थन करता है। भारत का हमेशा से मत रहा है कि मजबूत कनेक्टिविटी से केवल व्यापार ही नहीं, बल्कि विश्वास और विकास के द्वार भी खुलते। इसी सोच के साथ हम चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे इनिशिएटिव पर काम कर रहे हैं। इनसे हम अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ संपर्क बढ़ा सकते हैं। हमारा मानना है कि कनेक्टिविटी के हर प्रयास संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। यही एससीओ चार्टर के मूल सिद्धांतों में भी विदित है। Connectivity that bypasses sovereignty, losing trust and meaning. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समूह के सुधारोन्मुखी एजेंडे के प्रति समर्थन जताया। इस संबंध में उन्होंने संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी और साइबर सुरक्षा से निपटने के लिए केंद्रों की स्थापना का स्वागत किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सहित बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार के लिए समूह की ओर से एक विजन अपनाने का आह्वान भी किया। वैश्विक संस्थानों रिफॉर्म के लिए एससीओ सदस्य आपसी सहयोग बढ़ा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर हम एकमत होकर यूएन रिफॉर्म का आह्वान कर सकते हैं। ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को आउटडेटेड फ्रेमवर्क में कैद रखना भावी पीढ़ियों के प्रति घोर अन्याय है। नई पीढ़ी के बहुरंगी सपनों को हम पुराने जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। स्क्रीन बदलनी ही होगी। एचसीओ मल्टीलेटरलिज्म और इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर का मार्गदर्शक। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चीन के तियानजिन शहर में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस बातचीत में दोनों नेताओं ने आपसी रिश्तों को और मजबूत बनाने पर चर्चा की। इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच गहरी समझ और दोस्ती साफ नजर आई। दोनों देशों ने इसे एक बहुत ही सकारात्मक और सफल बातचीत बताया। आप
आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीजों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। बातचीत में व्यापार, खाद्य, अंतरिक्ष सुरक्षा और संस्कृति समेत सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्सेलेंसी, ये हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। इस बैठक के दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए गए, जिनमें यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर बातचीत शामिल थी। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे, संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अखिल भारतीय वाक और श्रवण संस्थान से संचार विकार की समस्या के समाधान के लिए नवीन तकनीक और व्यवस्था विकसित करने का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने सोमवार को मैसूर में संस्थान के हीरक जयंती समारोह को संबोधित किया। संस्थान के प्रयासों की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इस संस्थान को अन्य शोध संस्थानों, स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करना चाहिए और वाक विकृति और श्रवण दिव्यांगता के मुद्दों के समाधान के लिए अपने पूर्व विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए। यह संस्थान श्रवण दोष और वाक विकारों से पीड़ित लोगों के लिए राष्ट्रीय नीतियां बनाने में सक्रिय भूमिका निभा सकता है। राष्ट्रपति ने सुगम भारत अभियान के बारे में बातचीत की। राष्ट्रपति ने ऐसे लोगों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 23 सितंबर को मनाए जाने वाले सांकेतिक उत्सव दिवस का भी उल्लेख किया। अन्य समस्याओं की तरह स्पीच एंड हियरिंग संबंधी समस्या में भी प्रारंभिक अवस्था में लक्षणों की पहचान और उनके निदान के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। साथ ही समाज पीड़ितों के साथ सहयोग और सहानुभूति का नजरिया रखे, इसके लिए जागरूकता भी आवश्यक है। मुझे खुशी है कि आयुष इन सभी के क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रहा है। पिछले वर्ष दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में 2024 के राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में आयुष के पुनर्वास पेशेवरों के विकास में संलग्न सर्वश्रेष्ठ संगठन का पुरस्कार देने का अवसर मुझे मिला था। ये सम्मान इस संस्थान द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्यों का प्रमाण है। एक अखिल भारतीय संस्थान के रूप में आयुष को निरंतर ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे वो देश विदेश के संस्थानों के लिए रोल मॉडल बने। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि इस संस्थान द्वारा स्थापित इंक्लूसिव थेरापी पार्क देश विदेश में एक मॉडल के रूप में कार्य कर रही है। इसे उन बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है जो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स में प्रभावित है। आयुष आरोग्य वाणी भी एक अनूठी पहल है जिसे कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स और उनके शीघ्र पहचान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। देश का अग्रणी संस्थान होने के नाते आयुष कम्युनिकेशन
डिसऑर्डर से जुड़े राष्ट्रीय नीति निर्माण में भी सलाह दे सकता है। AIISH मैसूर में सभी को संबोधित कर रही थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में बारिश और भूस्खलन के चलते हालात बेहद खराब हो गए हैं। लगातार हो रही बारिश से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू का दौरा किया और बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात भी की। गृह मंत्री अमित शाह ने चक मांगू गांव में पीड़ितों से मुलाकात की और क्षतिग्रस्त घरों और पुलों का भी निरीक्षण किया। गृह मंत्री ने उन्हें राहत और पुनर्वास मुहैया कराए जाने का आश्वासन भी दिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री के साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला एवं जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा भी मौजूद थे। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने हालात की जानकारी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने एक उच्च स्तरीय बैठक में राहत कार्यों की समीक्षा की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने आपदा में हुई जनहानि पर दुख जताते हुए केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय की टीमें जल्द ही नुकसान का आकलन करने आएंगी, जिसके बाद त्वरित सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं से होने वाले नुकसान से बचने और उसे न्यूनतम बनाने के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम की समीक्षा करने पर जोर देते हुए मौसम विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को डेटा विश्लेषण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के उपयोग से बादल फटने के कारणों का अध्ययन करने के लिए भी कहा। सुप्रभात के प्रारंभ में ही हमने कहा था कि जिंदगी बिल्कुल नारियल पानी जैसी है, यानी कि हम लोग सभी मिलकर हर साल 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस यानी कि वर्ल्ड कोकोनट डे मनाते हैं। इस दिन का उद्देश्य है नारियल के महत्व और इसके अनगिनत लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना, चाहे वे सेहत हो, पर्यावरण हो या ग्रामीण अर्थव्यवस्था। क्या आप जानते हैं कि नारियल को कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, क्योंकि इसका हर हिस्सा किसी न किसी काम आता है। पानी पीने से लेकर तेल, रेशा, लकड़ी और पत्तियों तक। दुनिया भर में इसे ट्री ऑफ लाइफ यानी कि जीवन का वृक्ष भी कहा जाता है। आयुर्वेद में नारियल को शीतल, पौष्टिक और औषधीय गुणों से भरपूर बताया गया है। इसलिए विश्व नारियल दिवस केवल एक फल का उत्सव नहीं, बल्कि प्रकृति, पोषण और परंपरा का उत्सव है। फिलहाल सुप्रभात में इतना ही। इसी जानकारी के साथ एक शानदार से वीडियो के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।